मैंने ही की थी और मेरी पूरी संवेदना उन सब परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने बच्चों को इस दौरान खोया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं स्वयं 2 बार 9 जुलाई को और 9 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया हूं। वहां पर विस्तृत बैठक लिया हूं और उसके बाद इंसेफ्लाइटिस या एनआईसीयू से जुड़ी हुई जो समस्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की रही है उसके समाधान के बारे में क्या कार्य योजना होनी है, इसके बारे में वहां पर विस्तार से चर्चा करके आगे कार्रवाई भी हम लोगों ने करवाई है। मीडिया में आने वाली जो रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उससे काफी चिंतित हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया है कि जो भी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिए, उसके स्ट्रेंथन के लिए आवश्यकता होगी, वो भारत सरकार उसमें भरपूर मदद करेगी। स्वयं प्रधानमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुपमा पटेल जी को, अनुप्रिया जी को यहां पर भेजा है। अनुप्रिया जी आज यहां पर आई हैं। मैंने उनसे स्वयं आग्रह किया था कि क्योंकि शाम को ही वो यहां पर पहुंची हैं, तो मैंने इस बात का आग्रह किया कि गोरखपुर मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश शासन के 2 मंत्रियों को भेजा है प्रातःकाल और दोनों लोग आने वाले होंगे। अच्छा होगा एक बार उनसे आने वाली रिपोर्ट का आप भी जायजा ले लें। यद्यपि भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव भी गोरखपुर पहुंचे हैं और हम लोगों के भी अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं। मुख्य रूप से जो बातें वहां सामने आई हैं वे आपके सामने हमारे दोनों मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी आपके सामने रखेंगे ही। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग आंकड़े प्रकाशित हुए हैं और जो आंकड़े हैं वह 7 अगस्त को एनआईसीयू में 4 मौत, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से 2 और नॉन जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है उससे 3 मौत, कुल 9 मौतें हुई हैं। 8 अगस्त को एनआईसीयू में 7 मौतें हुई हैं, इसमें एईएस से 3 और नॉन एईएस से 2, कुल 12 मौतें हुई हैं। 9 अगस्त को एनआईसीयू में 6 मौतें हुई हैं, एईएस से 2 और नॉन एईएस से 1 मौत, कुल 9 मौत हुई है। 10 अगस्त को एनआईसीयू में 14 मौतें, एईएस से 3, नॉन एईएस से 6, कुल 23 मौत। 11 को जो 12 बजे तक की रिपोर्ट थी उसके बाद कुछ मौतें और बढ़ी हैं, जिसमें 3 एनआईसीयू में, 2 एईएस से और नॉन एईएस से 2, कुल 7 मौत के आंकड़े हैं। ये बढ़ा 4 मौतें इसमें और हुई हैं, कुल 11 मौतें उसमें हुई हैं। मौत के आंकड़े अलग अलग दिन हैं, उसके पूरे आंकड़े मौत के कारण क्या हैं, क्योंकि आज प्रातः जब मैंने सभी अपने दोनों मंत्रियों को वहां भेजा था तो उनके सामने स्पष्ट किया था, एक, क्या सचमुच ऑक्सीजन की सप्लाई के रोकने से ये मौतें हुई हैं। दूसरा, मौत के सही आंकड़े क्या हैं। तीसरा, इसमें लापरवाही किसके स्तर पर हुई है, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर हैं, इसमें कॉलेज की व्यवस्था यानी प्रिंसिपल तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास है और हॉस्पिटल के अंदर जो सीएमएस होता है वह चिकित्सा शिक्षा
जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। इसलिए दोनों हमारे कैबिनेट मंत्री आज वहां प्रातः गए थे और वहां पर पूरी जांच करने, सारे तथ्यों को इकट्ठा करके, एकत्र करके लेके आए हैं। वे सभी तथ्य आपके सम्मुख रखेंगे भी। और इस मामले में हम लोगों ने कल ही, जैसे ही ये रिपोर्ट समाचार पत्रों में आनी प्रारंभ हुई थी, तो हम लोगों ने उसी समय गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेडिकल कॉलेज भेज करके उनसे इस पूरे मामले की एक मजिस्ट्रेटियल जांच कराने के लिए कहा है। और वो रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। इसकी पूरी जांच करा करके सही तथ्यों को हमारे सामने रखें। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई अगर बाधित हुई है तो सप्लायर की भूमिका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठन होने के साथ ही इस बारे में स्पष्ट निर्देश पहले ही हर विभागों को दिए गए कि इमरजेंसी सेवाओं में या जहां भी आवश्यक हो, किसी भी विकास के कार्य में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यवधान न आने पाए। कोई भी फाइल किसी भी टेबल पे 3 दिन से अधिक न रुके, और अगर रुकती है तो उसका कारण बताना होगा। इसके बारे में हम लोग पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी चिकित्सालय में दवा या आवश्यक सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार से धनराशि की कमी न होने पाए, इसके बारे में सभी विभाग, सभी मंत्रालय अपने स्तर पर पहले से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है, इस बारे में भी हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री स्वयं इस बारे में आपके सम्मुख इन बातों को रखेंगे। सप्लायर की भूमिका की जांच के लिए हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है कि चीफ सेक्रेटरी एक सप्ताह के अंदर सप्लायर की भूमिका, क्योंकि ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर 2014 में 8 वर्ष के लिए पिछली सरकार ने उन्हें दिया है। और सप्लायर भी किस भूमिका में है उसके बारे में भी हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आप सबके सम्मुख उन बातों को रखेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि सही तथ्यों को अगर हम लोग रख पाएंगे तो मानवता की बड़ी अच्छी सेवा हो पाएगी। और खासतौर पर तब जब किसी संवेदनशील इश्यू को लेकर के हम लोग किसी मुद्दे को उठा रहे हों। ऑक्सीजन की कमी से मौत का मतलब एक जघन्य कृत्य, और मुझे लगता है कि हमारे जो मेडिकल एजुकेशन के डीजी हैं वे अभी भी गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में वे कल से कैंप कर रहे हैं और अभी गोरखपुर में रहेंगे भी। वहां पे कुछ कार्रवाई अभी की भी गई है, और आगे भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन लोगों को किसी को भी बख्शने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 जुलाई को मैंने स्वयं बैठक ली थी, और 9 अगस्त के लिए बैठक के लिए मैं स्पेशली बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गया था, जिसमें मेरे साथ स्वयं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी भी वहां पर थे। और उसके उपरांत उस बैठक में, क्योंकि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 34 ऐसे जिले हैं जिनमें इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में उभरता है। 9 जुलाई को जब मैं गया था तो उस समय हम लोगों ने व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंसेफ्लाइटिस, डेंगू या वेक्टर जनित ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके लिए बेड आरक्षित हो और उनमें प्रॉपर व्यवस्था हो। इससे पूर्व जब मैं मई में गोरखपुर में गया था तो मैंने इस बारे में सुनिश्चित किया था कि हर जिले में उपचार की व्यवस्था हो, और उसके लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1 सप्ताह की ट्रेनिंग हर जिले के पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन की हम लोगों ने गोरखपुर में करवाई थी। और फिर उसी क्रम में हर जिले के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर जिला चिकित्सालय में बेड आरक्षित किए गए थे। पीडियाट्रिक्स के आईसीयू को संचालित किया गया, और वे आज हर जिला चिकित्सालय में और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंसेफ्लाइटिस और डेंगू के उपचार की व्यवस्था उन सभी
क्षेत्रों में प्रारंभ की गई है जहां पर ये व्यवस्थाएं अब तक नहीं थी। और 9 अगस्त को जब मैं गया था तो इसी बात को लेकर गया था कि इंसेफ्लाइटिस के बारे में प्रत्येक जनपद में व्यवस्था होने के बावजूद क्या ऐसा तो नहीं कि वहां पर ये लोग मरीज भर्ती न कर रहे हों। और मैं इसीलिए वहां गया था। वहां जाकर के मैंने बैठक ली। मैंने वहां पे उस दिन गोरखपुर की बैठक में चिकित्सा शिक्षा के अपने मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को तो मैं लेके गया ही था, साथ साथ चिकित्सा शिक्षा की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद थी, वे एक दिन पहले ही वहां जा चुकी थी। साथ साथ हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव को उस बैठक में बुलाया गया था, नगर विकास के प्रमुख सचिव को वहां बुलाया गया था, ग्राम्य विकास के प्रमुख सचिव और पंचायती राज के भी अपर मुख्य सचिव। ये पांचों प्रमुख लोग जो इंसेफ्लाइटिस के लिए एक अभियान के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इन सबको वहां बुलाया गया था। ये सभी लोग उस बैठक में मौजूद थे। गोरखपुर और बस्ती के कमिश्नर भी मौजूद थे, दोनों कमिश्नरी के एडी हेल्थ भी मौजूद थे और 7 जनपदों के सीएमओ भी वहां मौजूद थे। और उन सब से इस बारे में पूछा गया था, आपके यहां क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है और आगे कैसे आप इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए, इंसेफ्लाइटिस के लिए कैसे आप रोकथाम के साथ साथ उपचार की उचित व्यवस्था कर सकें। इन सभी मुद्दों पर वहां स्पष्ट चर्चा हुई थी। लगभग 3 घंटे हम लोगों की बैठक वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई थी। लेकिन एक भी बात प्रिंसिपल से भी, पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर और हेड से भी, इंसेफ्लाइटिस वार्ड के इंचार्ज से भी व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे इंटरेक्शन करके पूछा कि आप लोग बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में या उनके किसी नोटिस के बारे में कोई भी चर्चा किसी की भी स्तर पर नहीं हुई। और जिससे प्रिंसिपल मेरी मीटिंग के बाद जो मुझे बताया गया कि वो वहां से बिना बताए चले गए थे, तो उनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके सस्पेंशन के साथ साथ उनके खिलाफ अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी, कार्रवाई के आदेश पहले जारी हो चुके हैं। लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि एक संवेदनशील इश्यू में सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। 54 के, 45 के, 30 के कौन से आंकड़े सही हैं, ये तथ्य सामने आने चाहिए और पब्लिक को मुझे लगता है जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में सही आंकड़े क्या हैं। क्योंकि वहां पर मरने वाला एक एक बच्चे के प्रति हमारी संवेदना होती है। वहां पर केवल गोरखपुर के बच्चे नहीं आते हैं, पूरा ईस्टर्न यूपी आता है, नॉर्थ वेस्ट बिहार आता है और नेपाल की तराई के बच्चे आते हैं। और किसी भी बच्चे के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं होता। वहां मुफ्त में उपचार की व्यवस्था है, वहां सारी सुविधाएं वहां पर उन लोगों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बावजूद वहां पर प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मई में एक स्पेशल कैंपेन चलाया था जेई वैक्सीनेशन का, और उन सभी प्रभावित 38 जिलों में हम लोगों ने वैक्सीनेशन की पूरी कार्रवाई की। और इसलिए सही आंकड़े देकर के अगर आप लोग शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे तो मुझे लगता है कि मानवता की बड़ी सेवा होगी। आपके सामने सभी तथ्यों को रखने के लिए मुझे स्वयं इसलिए आना पड़ा, जिससे सही तथ्य जनता के सामने भी आ सकें। और मेरा आग्रह होगा कि इन सही तथ्यों को आप रखेंगे भी, जो मैंने सुबह अपने दोनों मंत्रियों को स्वयं गोरखपुर भेज करके और उनसे कहा था कि आप एक तो बताइए कि मौत के आंकड़े क्या हैं, दूसरा कॉज ऑफ डेथ, ये डेथ के कारण क्या है, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई है, या प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण जो बच्चे अंडरवेट हैं एनआईसीयू में, उसकी मौत का कारण वह है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मौत के आंकड़े तो भी कम हैं, जो नॉर्मल हैं उसी प्रकार के हैं जो अन्य दिनों के हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा किए गए अभियान, चलाए गई जो अभियान है, जागरूकता का अभियान है, उसके परिणाम स्वरूप काफी अच्छे परिणाम वहां सामने देखने को मिले हैं। खासतौर पर वो आंकड़े हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्वयं आपके सामने रखेंगे भी। मुझे यही बात आपके सामने रखनी थी। हमारी भारत सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर
यहां पर आए हैं और उनको कल गोरखपुर यहां से जाना भी है। दोनों मंत्रियों के साथ हम लोगों की विस्तृत वार्ता भी हुई है। आगे की क्या रणनीति, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं आपको इस बारे में स्पष्ट कर चुका हूं। और माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आपके सामने दो बातें रखेंगे। उसके बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से और फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी से भी कहूंगा कि वे लोग भी गोरखपुर में क्या उन्होंने देखा है और आप लोगों से संबंधित जो मामले हैं उसके बारे में भी आपके सामने स्थिति स्पष्ट करेंगे। आप एक आदमी बोले ना, सबको नहीं, डीजी मेडिकल एजुकेशन को उन्होंने प्रिंसिपल को लिखा। यहां पे ये आपका कहना गलत है कि सप्लायर ने अपना पत्र सबको लिखा। सप्लायर का पत्र केवल प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज को 1 अगस्त को भेजा गया। प्रिंसिपल ने 4 अगस्त को वह पत्र यहां डीजी मेडिकल एजुकेशन को भेजा और 5 को यहां से पैसा वहां रिलीज हो गया, पैसा वहां चला गया बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। भाई ये है इशू। आप मुझे एक बात बताइए, जब 5 अगस्त को शासन स्तर पर पैसा चला गया तो पत्र का कोई औचित्य है? उसका पैसा 68 लाख का है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन के साथ साथ मेडिकल के अन्य जो दवाइयां आदि की हैं उनके लिए 2 करोड़ रुपए रिलीज हो गए थे। तो इश्यू कहीं से होता ही नहीं। भाई हम क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं 9 तारीख को वहां गया था। 9 तारीख को मैंने बैठक ली थी। बैठक में इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोगों ने वहां चर्चा की थी। सप्लायर ने 10 तारीख की रात्रि को अपनी सप्लाई बंद की, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ वहां पे सिलेंडर से भी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं ऑलरेडी रहती हैं। उसकी सप्लाई वहां हो गई। जब उसके प्रेशर थोड़ा लो हुआ तो अम्बू बैग से उन्होंने अपना सप्लाई शुरू किया। ये कोई दूसरा कॉज ऑफ डेथ एक भी उसके कारण नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर आप इस इश्यू को कहां ले जाना चाहते हैं। एक तो आंकड़े सही आपको देने चाहिए और आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, आप आंकड़े दीजिए ना। वहां से क्यों भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं? 5 तारीख को पैसा रिलीज कर दिया गया। हाँ। लेकिन जो सप्लायर है जिसका 60 लाख रुपया 70 लाख रुपया जो फंसा उसको पैसा नहीं मिला, उसने फिर उसका पत्र लिखा और माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा। 9 तारीख को सारी मीडिया के पास वो पत्र भी है और पत्र लिखा था। लेकिन माननीय मंत्री जी की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया और क्या माननीय मंत्री आप मुझे एक बात बताइए, आप 10 लाख के ऊपर बकाया नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि पैसा जब मेडिकल एजुकेशन की तरफ से वहां पहुंच चुका है, ये गलती मिनिस्टर की है या प्रिंसिपल की है? प्रिंसिपल की गलती है। तो इसीलिए प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है।